नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और रोज की तरह एक बार फिर से हम ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं श्वेता और आज मेरे साथ हैं अदिति। तो हम दोनों आपको बताएंगे इस खास बुलेटिन में वो खबरें जो आपको अलग से हमने डिजाइन की है, खास करके आपके लिए। वो खबरें जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो कहीं आपसे अगर मिस हुई है तो इस बुलेटिन में आप देखिए, आपको वो खबरें जरूर मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आपको बता दें, पहली खबर के साथ हम जो बताने जा रहे हैं वो है कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ऊंट सवार टुकड़ी के महिला दस्ते को पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में शामिल किया गया है और ये गणतंत्र दिवस समारोह में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेगा। ऊंट सवार टुकड़ी के महिला दस्ते को खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है। ये खास दस्ता 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में शान से अपनी तैयारी की नुमाइश करेगा। ये पहली बार है जब लगभग 20 महिलाओं को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसएफ में महिलाएं भी भर्ती होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रही हैं। अब देश की रक्षा के लिए बीएसएफ की ऊंट सवार टुकड़ी में महिला जवानों का दस्ता भी तैयार है, जो बीएसएफ की स्थापना की परेड में भी शामिल होगा। इन्हें राजस्थान और गुजरात से लगती पाक सीमा पर तैनात किया जाएगा। महिलाओं का ये ऊंट सवार दस्ता विश्व में अपनी तरह का इकलौता ऐसा दस्ता है जिसे हम 26 जनवरी की परेड में पहली बार देख सकेंगे, क्योंकि इन्हें मौका मिला है पहली बार अपनी कला को प्रदर्शित भी करने का। और खास करके 26 जनवरी की परेड अपने आप में देखने लायक होती है। ऐसे में ऊंट सवार महिला दस्ते को इस बार खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयार किया जा रहा है और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस परेड को लेकर। कहावत तो ये है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और हम बता दें इस टाइम जो पहाड़ है या चट्टान है वो सीमा प्रहरी हैं, महिलाएं हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएसएफ रेजिंग डे में और 26 जनवरी में पहली बार नजर आएंगे कैमल कंटिंजेंट पर, जो कि बहुत ही शानदार है और एक हाईलाइट होता है 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पर। उस दिन महिलाएं शानदार प्रदर्शन करेंगी और 23 महिलाएं हैं जो कि इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। हो सकता है कि गणतंत्र दिवस पर ज्यादा महिलाएं हो, वहां पे तकरीबन जो 90 ऊंट हैं वो प्रदर्शन में होते हैं, लेकिन एक शानदार प्रदर्शन करते हुए इसके लिए महिलाओं ने 3 महीने की तैयारी की है। राजस्थान में जैसलमेर की रेतीली जमीन पर सेना ने बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। आपको बता दें कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। भारतीय सेना के कई लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी ताकत भी दिखाई। जमीन से लेकर आसमान तक हिंद की ये ताकत, नए भारत की तस्वीर। रेगिस्तान के इस रण में भारतीय सेना वायुसेना का जबरदस्त तालमेल दिखा और इस प्रशिक्षण अभ्यास का समापन 30 नवंबर को हुआ। सेना ने पिछले कुछ वक्त से अमेरिका समेत कई देशों के साथ युद्धाभ्यास किया। ऐसे वॉर एक्सरसाइज से सेना खुद को जंग के लिए हमेशा तैयार रखती है, अपनी तैयारियों को परखती रहती है। ये युद्धाभ्यास इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना लगातार ये अभ्यास करती रहती है। कुछ ही दिन पहले ये अभ्यास देखा गया। भारतीय सेना ने अमेरिका और मलेशिया के साथ ये युद्ध अभ्यास किया और सैन्य ताकत को बढ़ावा दिया। इस तरह से सैन्य ताकत पुरजोर करके भारतीय सेना अपनी ताकत का पूरी नुमाइश करती है और अपनी ताकत को मजबूत कर रही है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर प्रवासी पंछियों से गुलजार हो गया है। कश्मीर घाटी में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। हर साल कश्मीर के डल झील और दूसरी तमाम झीलों में लाखों विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स के यहां आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक ये पक्षी साइबेरिया, चीन, फिलीपींस, पूर्वी यूरोप और जापान से घाटी में आते हैं और यहां करीब 5 महीने तक रहते हैं। जानकारों का कहना है कि ये प्रवासी पक्षी परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भी आपको हम बता दें कि दूर दूर से लोग आते हैं और कश्मीर की झीलों में इन दिनों इन विदेशी पंछियों का डेरा आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी श्रीनगर में खास तौर पर हिल स्टेशन होने की वजह से और खास करके कहते हैं ना कि धरती का जन्नत अगर कहीं है तो वो कश्मीर में है, तो उसके लिए तो सदाबहार
सालों भर लोग यहां आते हैं, लेकिन खास करके अगर आपको विदेशी मेहमानों को देखना है तो इन दिनों श्रीनगर में आप झीलों में इनका डेरा देख सकते हैं, जहां पर झुंड के झुंड विदेशी पक्षी आपको तैरते हुए नजर आ जाएंगे। दुनिया भर में कश्मीर की पहचान यहाँ के झीलों, झरनों और यहाँ पर पाए जाने वाले वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज की वजह से है। गर्मियों के दौरान और सर्दियों के दौरान न ये झील और वाटर बॉडीज पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि सर्दियों के दौरान जो विदेशी पक्षी होते हैं उनके लिए भी ये वेटलैंड्स और ये झील कहीं ना कहीं एक आरामगाह के तौर पर बन जाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो कश्मीर के इन झीलों और इन वाटर बॉडीज का रुख करते हैं, और अब की बार जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इन विदेशी पक्षियों और इन मेहमानों को खुश और उनको सुविधाजनक माहौल देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें इन वेटलैंडों को साफ सफाई की जा रही है, इनमें पानी के बहाव को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि ऐसा पर्यावरण उन विदेशी पक्षियों को मिले जो हर साल कश्मीर में बतौर मेहमान आते हैं। अशरफानी। और देखिए, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, पारा लुढ़क रहा है। बढ़ती सर्दी से जानवरों को बचाए रखने के लिए आगरा में सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पक्षियों और जानवरों की सेहत बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने चिड़ियाघर के तमाम इलाकों में तापमान को बनाए रखने के लिए साथ ही साथ खाने पीने के खास इंतजाम भी यहां पर किए हुए हैं। जी, और जानवरों के लिए ब्लोअर्स की व्यवस्था की गई है। भालू संरक्षण केंद्र में 109 भालू हैं जिनकी देखभाल की जा रही है, और सर्दियों के मौसम में भालुओं को शहद और उबले अंडे दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ में मेवा और गुड़ का स्वाद भी भालू ले रहे हैं। आपको बता दें, इसके लिए विभाग पूरी तैयारियों के साथ वहां के तापमान को बनाए रखने के लिए मददगार है। वहां पर तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है, ब्लोअर्स चलाए जा रहे हैं, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, और 109 भालू जो वहां पर रहते हैं उनके लिए वहां पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि भालुओं को कोई दिक्कत ना हो। विंटर सीजन में फिर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बालू का अच्छा खासा विंटर में घूमना पसंद होती है, लेकिन वृद्धावस्था में बालू है उनके लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसलिए सर्दी का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कमरा में हैलोजन लैंप्स लगा हुआ है ऊपर से, और ब्लोअर भी लगा है। कमरा के अंदर रात का टाइम दान का पॉयल पिजाता है, इसलिए उसकी बेडिंग मटेरियल की वजह से सर्दी नीचे से नहीं पकड़ेगा। और खाना का टेम्परेचर भी देके चेक करके पीने के लायक होने के बाद हम देता है। गुनगुना देना पड़ता है, अगर नहीं तो ज्यादा ठंडा है तो खाना छोड़ता है। उसके साथ उसमें हनी मिक्स करते हैं, खजूर मिक्स करते हैं। एक साल के लिए भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। इस मौके पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों को सजाया गया है। दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक लाइटिंग की गई है। आपको बता दें कि मेरठ में चर्च पर सफेद लाइट लगाई गई है। इसके साथ ही ऐतिहासिक इमारतों पर भारत का डिजाइन किया गया है। G20 का लोगो भी लगाया गया है। ये तस्वीरें बता रही है कि भारत के लिए अगले एक साल कितने अहम होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि G20 हमारे देश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म को नए आयाम मिलेंगे, और जो विदेशी पर्यटक यहां पहुंचेंगे खास करके उससे यहां के लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो अपने आप में G20 कई मायनों में काफी अहम है, और भारत कितना सशक्त है एक देश के तौर पर, भारत में क्या कुछ चीजें हैं, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, तमाम चीजों को विदेशी मेहमान जान पाएंगे, समझ पाएंगे। G20 की मेजबानी भारत को मिलने का जश्न देश के कोने कोने में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगरा के 3 विश्व हेरिटेज इमारतों को इस सिलसिले में शानदार लाइटिंग के जरिए जगमगाया गया। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के मकबरे सिकंदरा को भी एलईडी लाइट से जगमग किया गया। 7 दिन तक तीनों ऐतिहासिक इमारतें रात के वक्त रोशनी से जगमग नजर आएंगे। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने G20 की मेजबानी भारत को मिलने पर देश के 100 स्मारकों पर लाइटिंग करवाई है। इनमें आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा शामिल है। तीनों स्मारकों पर G20 का लोगो भी लगाया गया है, उसे एलईडी से सजाया भी गया है।
आगरा किले पर रात के वक्त शानदार रोशनी नजर आ रही है और किले के सामने से गुजरने वाले लोगों ने स्मारक के साथ सेल्फीज भी लेनी शुरू कर दी हैं। रोशनी से जगमग होने पर तीनों इमारतों की खूबसूरती अब देखते ही बन रही है। लाइटिंग के साथ इमारतों की सजावट पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है। और अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा के कोणार्क महोत्सव में, जहां नृत्य और संगीत का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कलाकार ओडिशा पहुंचे हैं। यहां ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक के तमाम कलाकारों की नृत्य कला देखते ही बन रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस भव्य महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी के कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में होने वाले इस महोत्सव की लोकप्रियता पर्यटकों को यहां खींच लाती है। इस विरासत को महसूस करने और सहेजने का ये फेस्टिवल एक शानदार जरिया है। महोत्सव में हिस्सा ले रहे मलेशिया के फनकारों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मलेशिया में भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य का भी खासा क्रेज है, जो कि यहां देखने को मिल रहा है। तो एक और कोणार्क महोत्सव कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। तो कोणार्क फेस्टिवल के साथ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उनको खुशियों का बोनस दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि देश विदेश से आए कलाकार रेत पर अपनी बेहतरीन कलाकृतियों को उकेर कर अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा तट पर 5 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की अब शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार यहां पर पहुंचे हैं, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान समेत अलग अलग देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कला को करीब से महसूस करने के लिए देश भर से कला प्रेमी यहां पर जुटने लगे हैं। और अब कश्मीर में शुरू हुई एक अच्छी पहल की बात करेंगे। यूपीएससी परीक्षा पास करने का सपना पालने वाले छात्रों के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में प्रशासन ने एक अच्छी शुरुआत की है। कुपवाड़ा के सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई। जिले के 300 छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि इन सभी छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 100 दिनों की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि इससे पहले उन्हें कोचिंग के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, लेकिन अब कुपवाड़ा में ऐसे आधुनिक कोचिंग सेंटर्स खुलने से उन्हें काफी फायदा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक निर्देश है कि जितने भी यूथ एंगेजमेंट की एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिव हम करें, उसी के तहत कुछ तकरीबन 2000 के आसपास बच्चों की तरफ से हमें फॉर्म्स आए थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें तकरीबन हमने एंट्रेंस टेस्ट लेके 300 बच्चों को सिलेक्ट किया। हम मतलब यहाँ पे हमें बहुत डेडिकेशन मिल रही है। हमारे जो टीचर्स आए हैं बाहर से, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्लास में ही नहीं, अगर हमें कोई और डाउट होता है हम उनको मतलब अगर बाहर भी बोलते हैं, वो हमें पर्सनली भी गाइड करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी कोचिंग कर रहे हैं जीडीसी हंदवाड़ा में। सर, इसके लिए जीडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया था आई थिंक 2 वीक्स बिफोर। उसमें हमने अप्रॉक्स 1300 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें अप्रॉक्स 250 तक इन्होंने सिटिंग टेस्ट को निकले थे, और उसमें से आधे बच्चे कुपवाड़ा जीडीसी में, आधे यहाँ पे हंदवाड़ा में। अभी चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि कानपुर के गुरुकुलम में बच्चे खुशियों की पाठशाला में मस्ती से पढ़ाई करते हैं। शिक्षक उद्देश्य सचान बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही बच्चे पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। इसे खुशियों की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे यहां अपनी मर्जी से खुशी से पढ़ाई करने आते हैं और खुशियों की पाठशाला में खूब मस्ती से पढ़ाई करते हैं। इस अनोखी पाठशाला को चलाते हैं उद्देश्य सच्चान, और स्कूल के बच्चे इनके फैन हैं। स्कूल में करीब 150 बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं, जिनके पास महंगे स्कूलों में दाखिला कराने के पैसे नहीं होते। ये स्कूल दरअसल ऐसे लोगों के लिए ही है। पढ़ाई की चाह रखने वाले ऐसे बच्चों के लिए गुरुकुलम खुशियों की पाठशाला साबित हो रहा है।
और अब बात फुटबॉल विश्व कप की करेंगे, जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया। ये उलटफेर जापान ने किया है, जिसमें स्पेन को हराकर 20 साल बाद टूर्नामेंट के नॉकआउट में जगह पक्की की है। जापान ने स्पेन के खिलाफ बड़ा उलटफेर करते हुए मुकाबले को 2-1 से जीता। स्पेन पर इस तगड़ी जीत के साथ जापान अपने ग्रुप में नंबर 1 पे पहुंच गया। वहीं हार के बाद भी स्पेन को नॉकआउट राउंड का टिकट मिला। आपको बता दें कि जर्मनी को अगले दौर में पहुंचने के लिए कोस्टारिका के खिलाफ जीत के साथ ही स्पेन जापान मैच के रिजल्ट पर सारी उम्मीदें टिकी थी। यदि स्पेन की टीम जापान को हरा देती तो जर्मनी अगले दौर में पहुंच जाती, लेकिन जापानी टीम ने उलटफेर करते हुए स्पेन को 2-1 से पराजित कर अगले दौर में जगह बना ली। जापान ने तो 6 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन भी हासिल कर लिया। हालांकि जापान के किए इस उलटफेर का खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा। जर्मनी को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ा। जर्मनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के 92 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वो इसके बैक टू बैक टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड से ही बाहर हुई है। कल देर रात खेले गए ग्रुप ई के अपने अंतिम मुकाबले में 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने कोस्टारिका को 4-2 से मात दी, लेकिन गोल अंतर के आधार पर वो स्पेनिश टीम से पीछे रह गई। स्पेन जर्मनी के एक समान 4 अंक थे। देखा जाए तो 3 मैचों को मिलाकर स्पेन ने 9 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ महज 3 ही गोल हुए। और इसी के साथ जर्मनी, जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, इस बार वर्ल्ड कप से आउट हो गई। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अदिति के साथ आज इतना ही। तो बने रहिए जीएनटी के साथ और बाकी देश और दुनिया से आई खबरों को देखते रहिए।